हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, जैव जगत। उसका टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना दिया है और इसके द्वारा आप आराम से समझ सकते हो कि आपको उत्सर्जन तंत्र में क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा, फिर मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, फिर वृक्क की संरचना। मैं आपको बता देती हूँ कि जो वृक्क है यह मुख्य उत्सर्जी तंत्र है मनुष्य में पाया जाने वाला, और आपके सिलेबस में भी मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र ही पूछा जाता है। वृक्क के कार्य क्या होते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, यकृत है, त्वचा है, फेफड़े हैं, तो इनका क्या कार्य है हमारे बॉडी में, ये सबके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। पहले हम उत्सर्जन की परिभाषा को समझेंगे। तो उत्सर्जन का मतलब है, देखिए, बाहर निकालना या त्यागना, एक सिंपल सा अर्थ होता है उत्सर्जन। मैं परिभाषा में आपको बता देती हूँ, किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट, टॉक्सिक वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। या और सरल शब्दों में आप समझना चाहते हैं, जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य मतलब वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स कुछ होते हैं, जो ब्लड में मिले होते हैं, उसको मूत्र के रूप में मतलब तरल अवस्था में क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है वृक्क के द्वारा। परंतु हर जंतु होते हैं उसमें अलग अलग टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं, तो उसमें अलग अलग उत्सर्जी अंग के द्वारा क्रियाएं होती हैं और अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं किसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है। पहले हमारा यही टॉपिक है जो हम क्लियर करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। जो श्रेणियां हैं वह है, पहला अमोनोटेलिक, दूसरा यूरिकोटेलिक, तीसरा यूरियोटेलिक। अब ये होता क्या है, चलिए ये समझते हैं। पहला है अमोनोटेलिक। जैसे कि आप इसमें फिश का चित्र देख रहे हैं, कुछ प्रोटोजोआ संघ के जंतु भी आते हैं, जैसे अमीबा है, युग्लिना है, एक कोश की। तो उसमें अमोनोटेलिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जिनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनता है, वह अमोनोटेलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूरिकोटेलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ है वो यूरिक अम्ल के रूप में बनता है, जैसे सरीसृप, जैसे छिपकलियाँ आ गई, सर्प आ गए, पक्षी इत्यादि। तीसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि ऐसे जंतु, इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, जैसे मेढक है, स्तनधारी हैं, जैसे मनुष्य स्तनधारी में आता है। तो इनमें क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, अब हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। मनुष्य में जो पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र वह क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वह आपको समझाने के लिए मैंने पहले आप कैटेगरी वाइज बता दिया है कि अमोनोटेलिक क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो अब हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में चलेंगे, जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। ये वृक्क की संरचना का सचित्र वर्णन, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। फिर जो त्वचा के द्वारा भी होती है उत्सर्जन होता है, यकृत के द्वारा, फेफड़े के द्वारा। तो चलिए पहले हम वृक्क से स्टार्ट करते हैं, यानी किडनी। वृक्क को किडनी कहते हैं, वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं। जैसा एक चित्र है, आप देख रहे हो कि कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है। ये पूरा आपको मैंने चित्र में यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की है। ये यकृत है, आपको पहले से ही पता है। ये फेफड़ा है, त्वचा है, वृक्क मतलब किडनी है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे उत्सर्जी अंग हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जो लेकिन हमेशा पूछा जाता है मुख्य।
तो मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, वृक्क है आपका, अर्थात किडनी है। और ये उत्सर्जी अंग का मतलब हो गया शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बार बार मैं ये उत्सर्जी अंग बोल रही हूँ तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि शरीर के वे अंग, तो वे अंग कौन कौन से हो गए, वृक्क हो गया, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, यानी कि टॉक्सिक जो भी आपके बॉडी में बनती हैं चीज़ें उनको बाहर करते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं किडनी होती क्या है, किडनी की संरचना कैसे होती है। पहले आप चित्र में किडनी की संरचना देख लीजिए। कुछ आपको ये सेम के बीच के आकार की दिखाई पड़ रही है। पहले आप ये पूरी प्रॉपर तरीके से कलर्ड संरचना मैंने इसलिए आपको दिखा दी है कि आपको पूरा चित्र पहले समझ में आ जाए। फिर एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में सारा समझेंगे, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। चलिए अब हम किडनी की आंतरिक संरचना पर चलते हैं। यह मानव वृक्क की संरचना है, जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, यह मानव वृक्क की क्या है, संरचना है। चलिए अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं। वृक्क अब कैसी होती है संरचना, कितना इसका आकार होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में जो आप वृक्क देख रहे हैं ये सेम के बीज की तरह दिखाई पड़ रहा है। जैसा एक सेम का बीज होता है उसी तरीके से ये भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, या ये इसकी संरचना आप काजू की तरह कह सकते हो, लेकिन मुख्यतः सेम के बीज के आकार का होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह तो हो गई इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं वयस्क पुरुषों में वृक्क का भार 125 से 170 ग्राम। तो जो पुरुष हैं, पुरुष में जो इसका भार है वह 125 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, और स्त्रियों में 155 से 115 से 155 ग्राम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। वेट पता हो गया, स्त्री में कितना होता है, पुरुष में कितना होता है। स्त्री में थोड़ा कम होता है, पुरुषों में थोड़ा सा वेट किडनी का ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। जो आपकी संरचना दिखाई पड़ रही है तो इसमें वृक्क का जो भीतरी किनारा धंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है यह अवतल, और बाहरी किनारा जो उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है वह उत्तल कहलाता है। अब है कौन सा भीतरी किनारा, है कौन सा बाहरी किनारा, यह देखते हैं। ये जो आपको बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहा है ऐसे, यह जो ये उभरा हुआ किनारा कहलाया। ठीक है, जो उभरा हुआ है उसको उत्तल की तरह दिखाई पड़ रहा है, और जो अंदर जो धंसा हुआ है ये वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो ये अवतल की तरह दिखाई पड़ रहा है। और धंसे हुए स्थान को, जो अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है इसको हाइलम बोलते हैं। वो हाइलम बोलते हैं क्योंकि यह जो इसका धंसा हुआ स्थान जैसे आपको अंदर दिखाई पड़ रहा है ना, धंसा हुआ है, तो हाइलम कहते हैं। इससे क्या होता है, मूत्र नलिका निकलती है, ये वाली जो ये नीचे यूरेटर है, यूरेटर को मूत्र नलिका भी बोलते हैं। तो ये मूत्र नलिका दिखाई पड़ रही है जैसा कि चित्र में। चलिए अब इसकी और संरचना की जो बात करते हैं, तो इसमें जो मूत्र नलिका निकलती है तथा रीनल धमनी व रीनल शिरा भी जुड़ी रहती है। या रीनल मतलब हो गया रीनल धमनी, रीनल शिरा मतलब कि ये जो मूत्र नलिका, ये नीचे यूरेटर दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा दिखाई पड़ रहा है। रीनल भी कह सकते हैं, वृक्कीय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है। वृक्क की आंतरिक संरचना को आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक आपको बीच में खोखली संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे ये वाला भाग अंदर की तरफ, ये बीच में खोखली संरचना दिखाई पड़ रही है जिसको बोलते क्या है, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक, और ये जो पेल्विस में ही जो एक भाग पाया जाता है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। अब इसके जो मुख्य भाग की तरफ हम चलते हैं, जो आपको पता भी होना चाहिए। जैसा कि हमने इसको दो भागों में आंतरिक संरचनाओं को डिवाइड करके अगर हम देखें तो प्रत्येक वृक्क का जो भाग होता है वो ठोस होता है और मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। जो बाहरी हल्का बैगनी, देखिए जो बाहरी रंग का जो भाग होता है वो हल्का बैगनी होता है,
और इसको परिधीय भाग कहते हैं। इस परिधीय भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ये कहलाता क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, और परिधीय है। और आंतरिक जो भाग होता है, भीतरी जो गहरे रंग का केंद्रीय भाग होता है जो अंदर की तरफ होता है, उसको मेडुला कहते हैं। ये वाला पार्ट जो आपका दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, इसको मेडुला कहते हैं। तो मुख्य भाग, दो भाग बट गए, एक हो गया कॉर्टेक्स बाहर वाला, ठीक है, वो परिधि भाग, और आंतरिक जो भाग हो गया या केंद्रीय भाग हो गया, वो हो गया क्या, मेडुला। ठीक है, ये आपको पूरी एक संरचना जो है वो समझ में आ गई। अभी हम इसकी कैसे वर्क करती है ये इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझेंगे। सचित्र, पहले मैं आपको एक एक अंगों के बारे में, इसके मतलब अंदर जो पाए जाते हैं पार्ट्स, इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ, एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में सूक्ष्म व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती, फिल्टर करती हैं, यानी कि ब्लड को फिल्टर करती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसी संरचना होती है नेफ्रॉन की, मैं चित्र में आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी होती है। नेफ्रॉन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उसका सचित्र वर्णन करूँगी, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर कि ये वर्किंग कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। अभी तो हमने आंतरिक संरचना देख ली, पता चल गया कि इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रॉपर कि ये वर्किंग कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। अभी तो हमने आंतरिक संरचना देख ली, पता चल गया कि इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मनुष्य का। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक मनुष्य है, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र तो मैंने पहले ही बताया है कि किडनी होती है। ठीक है, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उत्सर्जी अंग होता है। तो ये पहले एक मनुष्य है, ये देख लीजिए कहाँ स्थित होती है ये किडनी। चलिए अब सेकंड हमारा जो है उस पे चलते हैं, पूरा सचित्र दिखाते हैं और बताते चलते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो जो जोड़ी में जो होती है वो कितनी जोड़ी होगी, एक जोड़ी, और एक जोड़ी में आएगी कितनी किडनी, दो किडनी। तो दो किडनी है, मैं आपको डॉट करके दिखा देती हूँ तो आपको आराम से समझ, एक ये और एक ये। तो मनुष्य में दो किडनी पाई जाती है। यह उदर गुहा के पिछले भाग में कशेरुकी दंड की ओर स्थित होती हैं। ठीक है, यह उदर गुहा में, जो आपका जो पेट वाला पार्ट है, इसके पिछले भाग में, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके आगे कमर के पास ये स्थित होती हैं। ठीक है, और दो होती हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ होती हैं। आपको चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है, देखिए दायां वृक्क और ये बायां वृक्क। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, दिखाई पड़ रहे पूरे साफ साफ। ठीक है, बायां जो वृक्क है वो दाहिने वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क पर अर्थात उसके अगले सिरे पर अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है। ये देखिए, ये है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ये ऊपर टोपी नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। अच्छा, वर्क क्या होता है अधिवृक्क ग्रंथि का, ये आपको मैं बता देती हूँ। विभिन्न तरीके के हार्मोन्स का जो स्त्राव है अलग अलग, वो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। पूरा हार्मोन्स का एक आपका आगे चैप्टर है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, हार्मोन्स का स्त्राव करती है, ये इसका वर्क होता है। प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी के द्वारा रुधिर प्राप्त करती हैं और रीनल सिरे से रुधिर एकत्रित करके पश्च महासिरे में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आप पहले चित्र में देख लीजिए, ये वाली जो है ये है रीनल धमनी। ठीक है, और ये है रीनल शिरा। ठीक, अब इसके बाद जब ये इसका वर्क हो गया, प्रत्येक वृक्क में भीतरी किनारे से एक मूत्र वाहिनी यूरेटर निकलकर मूत्राशय में खुलती है। तो प्रत्येक वृक्क में क्या पाई जाती है, एक मूत्र वाहिनी पाई जाती है। ये जो आपको एक लंबी सी, मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगी। ये एक लंबी सी ये किडनी है, इससे मूत्र वाहिनी नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये जो फिल्टर होता है किडनी में, रक्त फिल्टर हो जाता है तो जो मूत्र के रूप में बदल जाता है, तो वो मूत्र वाहिनी से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है।
और मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, अब मूत्राशय कहाँ है ये देख लीजिए आप। ये मूत्राशय आपको एक ये संरचना दिखाई पड़ रही है गोल गोल सी, ये क्या है? मूत्राशय है। ठीक है, अब आपको सबका अलग अलग वर्क है, मैं एक एक करके वर्क भी समझाऊंगी। मूत्राशय द्वारा शरीर के निचले भाग में खुलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ये देखिए नीचे की तरफ ये वाले पार्ट की बात हो रही है। अब चलिए अलग अलग समझते हैं कि इसका अलग अलग क्या वर्क होता है। सबसे पहले हमने बात किडनी की तो समझ ली। किडनी का जो वर्क होता है वह अशुद्ध रुधिर से जो भी आपके विषाक्त है उसको चीज़ों को हटा करके मूत्र के रूप में बदल देती हैं। और किडनी जो है वो मूत्रवाहिनियों जो मूत्र होता है वह नीचे की तरफ आता है मूत्रवाहिनी के द्वारा। किडनी का वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं मूत्रवाहिनी क्या होती है। हम बात करते हैं मूत्रवाहिनी की। चलिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक जोड़ी मूत्रवाहिनी वृक्कों से मूत्र को मूत्राशय में लाती हैं। ये एक जोड़ी है, देखिए एक ये और एक ये। ठीक है, ये वृक्क से यानी कि यहाँ से क्या करती हैं, मूत्र को नीचे की तरफ लाती हैं। वृक्कों से मूत्र मूत्राशय में लाती हैं, यहाँ पर लेके आती हैं। ठीक है, ये मूत्राशय है। और प्रत्येक मूत्रवाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यह पेल्विस से प्रारंभ होती है। मैंने ये बता ही दिया था, जो ये वाला पार्ट आपका खोखला नुमा संरचना इसको पेल्विस कहते हैं, ये इससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और मूत्राशय नीचे आती है और ये मूत्राशय में मतलब पेल्विस से स्टार्ट हुई और मूत्राशय में जा कर के ये ख़त्म होती है मूत्रवाहिनी। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट जो है वो है क्या। अब मूत्राशय की बात करते हैं। ये मूत्राशय ये है। अब होता क्या है मूत्राशय, ये समझना पड़ेगा। यह श्रोणि गुहा में स्थित एक थैली नुमा अंग होता है। इसमें मूत्र एकत्रित होता रहता है, एकत्रित होता है इसमें मूत्राशय में। मैं डॉट 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 बता देती हूँ तो ये है मूत्राशय। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जिससे। ये थैली नुमा एक अंग होता है और इसमें से मूत्र एकत्रित होता है। अब बात करते हैं कि मूत्र मार्ग की, यूरेथ्रा की। मूत्राशय श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा जो अंग होता है, वहाँ पर नीचे की तरफ थैलीनुमा अंग में नीचे की तरफ आपको मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक नलिका होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से जुड़ी हुई एक नलिका होती है जिसे ये एक छोटी सी नलिका आपको दिखाई पड़ रही है। पुरुषों में अलग आकार होता है और स्त्रियों में उसका थोड़ा अलग आकार होता है, तो उसको बोलते क्या हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो हम लोग वर्क है, चलिए ये तो पूरी आपको संरचना समझ में आ गई कि जो किडनी का वर्क होता है यह जो भी विषाक्त चीज़ें हैं ये रुधिर से अलग करता है, मूत्र के रूप में बदलता है। मूत्र नीचे मूत्रवाहिनी से होता है वो मूत्राशय में जाता है, मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन इसका वर्क क्या है, चलिए ये भी हम समझते हैं एक एक करके। इसका वर्क क्या है, वृक्क देखिए। ठीक है, एक एक करके वर्क समझते हैं इसका। इसमें सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है किडनी का यानी कि वृक्क का, उसका कार्य है मूत्र का उत्पादन करना, रक्त का शोधन करना, रक्त को शुद्ध करना। यह इसका मुख्य कार्य है। किडनी शरीर का खून यानी कि रक्त को साफ करती है, साफ करके मूत्र बनाती है। शरीर से मूत्र को निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र नलिका के द्वारा होता है। अब पाया क्या क्या जाता है ये समझ लीजिए कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। एक इम्पॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है या हल्का पीला क्यों होता है, तो मूत्र में एक वर्णक पाया जाता है, एक रंग पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन के द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका वर्क क्या क्या होता है।
तो फिर से एक बार आपको मैं पूरा चित्र सहित और पॉइंट सहित दिखा देती हूँ कि इसका क्या क्या वर्क होता है। वृक्कों का मुख्य कार्य, रक्त के प्लाज्मा को रक्त में जो प्लाज्मा, देखिए रुधिर जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा होगा कि रुधिर दो चीज़ों से बना होता है, एक प्लाज्मा है और रुधिर कणिकाएं हैं। तो जो उसका प्लाज्मा होता है उसको क्या करते हैं, छान करके, वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छान करके उसको शुद्ध बनाना है, अर्थात इनमें से अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना इसका कार्य होता है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें आती हैं जो क्या करते हैं, मूत्र वो जो वृक्क है उसको हटाते हैं और हटा करके मूत्र के रूप में तरल अवस्था में बाहर कर देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारा सेकंड जो उत्सर्जी अंग है, जो सारा वृक्क है यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। अब हमारा जो उत्सर्जी अंग है वह है नेक्स्ट त्वचा, स्किन। देखिए स्किन क्या है, जो त्वचा है, त्वचा मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। त्वचा में कुछ तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और कुछ श्वेत ग्रंथियाँ, मतलब पसीने की, श्वेत का मतलब क्या हो गया ये याद रखना है, कठिन शब्द है थोड़ा याद रखना पड़ेगा। श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें से सीबम एवं पसीने का स्रवण, पसीने के द्वारा पसीना निकलता है जिसके द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को जो बाहर निकलता है तो ये इसका त्वचा का ये भी कार्य होता है, ये जो बाहर निकालने के बाद ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है, यानी कि शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, त्वचा का यह कार्य है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है यकृत की तरफ। यकृत का क्या है प्रोसेस ये समझते हैं। यकृत हो गया लीवर, देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन की कर रहे हैं। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है फेफड़े की। देखिए फेफड़े का जो मुख्य कार्य क्या है, फेफड़े दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। देखिए मुख्य कार्य जो है फेफड़े का यह है जलवाष्प का उत्सर्जन करना और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है, ये CO2 का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। पूरा आपको आई होप पूरा ये चीज़ समझ में आ गया है। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न ज़रूर बनता है कि यूरियोटैलिक जो जंतु हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेढक और स्तनधारी। स्तनधारी मतलब मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो गया, यूरियोटैलिक